नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इस क्लास को एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ लेकर सामने आए हैं और आज का हमारा उद्देश्य है कि जो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा होने वाली है, जिसका आयोजन बहुत ही जल्द होने वाला है, इसके संबंध में आज हम कहीं न कहीं कुछ विशेष प्रश्न पत्र हैं, उन प्रश्न पत्रों को बनाने की रणनीति, अधिकतम अंक को प्राप्त करने की रणनीति, इन तथ्यों पर विशिष्ट एनालिसिस करने के बाद हम आज आपके सामने आ रहे हैं और लगातार अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट आपके सामने आ रहे हैं। आज हम जो है यहाँ पर इस पार्ट के अंतर्गत जो हमारा एक विषय है दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी, जो कि हमारे पेपर 6 का भाग 1 जो है उससे संबंधित है, उस विषय के बारे में हम जानने वाले हैं कि ये विषय से कितने नंबर के, कैसे कैसे, कौन कौन से सवाल किस पार्टीशन के आधार पर आते हैं और इस पार्टीशन को हमको मैक्सिमम मार्क में तब्दील करने के लिए कौन कौन सी रणनीति को अपनानी चाहिए। तो निश्चित रूप से रणनीति को अपनाने के लिए आपको अनुभव, पुराने प्रश्न पत्र और उनके मार्किंग को आधार बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर, जो कि निश्चित रूप से जिसमें जो नंबर दिए गए हैं उसका अध्ययन करने के बाद एक जो विशिष्ट एनालिसिस के द्वारा जो ज्ञान हमको मिला है उसको हम आपके साथ आज शेयर करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पेपर कौन सा है और क्या क्या होता है इसमें। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि 4 दिनों तक अनवरत चलने वाली मुख्य परीक्षा का जो आपका पैटर्न है, उसका जो 6वां पेपर है, इसका मतलब यह है कि तीसरे दिन का जो आखिरी पेपर होता है, जिस समय निश्चित रूप से हमारा दिमाग एक थकावट महसूस करता है और उस समय आपके मस्तिष्क से दर्शन के या दर्शन की धाराओं को आपको बाहर निकालना पड़ता है। तो इस दर्शन में आपको जो पहला भाग दिखता है उस भाग का नाम है दर्शन शास्त्र। तो भाग 1, जिसको हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं, इसी भाग 1 से आपको 75 मार्क्स के सवाल हल करने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जानना है कि एग्जाम का पैटर्न कितने दिनों में आपसे क्या चाहता है और उस समय आपका दिमाग किस तरह से एक्टिवेट रहता है। इन सब चीजों को जब आप मेंस में बैठेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा और जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आपको पीएससी का जो सिलेबस है उसके बारे में पूरी जानकारी भी हो जाएगी कि आखिर ऐसा सिलेबस क्यों रखा गया है। आइए और आगे बात कर लेते हैं आखिर इसमें होने वाला क्या क्या है। तो जब आप दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो इसको हमारी सुविधा के लिए हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला आपको पढ़ना पड़ता है भारतीय दर्शन, जिस भारतीय दर्शन में हम जानना ये चाहते हैं कि जो भी हमारी आध्यात्मिक समस्याएं हैं, जो भी हमारी जिज्ञासाएं हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारी समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, संशय हैं या जो भी हमारे सवाल हैं अपने जीवन से संबंध में, हम उसको जो है संश्लेषण के आधार पर या संश्लेषण के दर्शन पर जो है जानने का प्रयास करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि भारतीय दर्शन एक महान दर्शनों में से एक है, जो कि लगभग सभी समस्याओं का अंत करने का प्रयास करता है, सभी प्रश्नों को जवाब देने की कोशिश करता है। पर अच्छी बात यह है कि जब आप भारतीय दर्शन को पढ़ते हो तो आपका जो इतिहास का संस्कृति वाला टॉपिक हो या फिर इतिहास के जो विशिष्ट व्यक्तित्व वाला टॉपिक हो, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, ये सब हमारे जो कि भारतीय नायक हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, उनको हम जानते भी हैं। तो इस तरह से आप देखें तो दर्शन और इतिहास कहीं ना कहीं 20 नंबर के लिए एक दूसरे के साथ यहाँ पर वो जुड़ भी जाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप इसको कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हैं और दोनों जगह पर आप इन चीजों को रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमको कुछ विशेष चीजें, जैसे कि वेद के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पर, उपनिषद के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं और इसको हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। उसके साथ भी अगर आप और देखेंगे तो कुछ विशिष्ट वाद है भारतीय दर्शन में, जैसे कि आपका जैन धर्म का वाद है, बौद्ध धर्म का वाद है, ब्राह्मण धर्म है, शैव धर्म है, चार्वाक दर्शन है, कर्म के बारे में है, आत्मा के बारे में है। तो ये जो सरल सिद्धांत है ये आपको इतिहास में भी पढ़ने को मिलते हैं और आपको दर्शन शास्त्र भी पढ़ने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने सबसे पहले तो ये जाना परिचय के रूप में कि हमको भारतीय दर्शन पढ़ना है और भारतीय दर्शन को हमारे हिस्ट्री या इतिहास के विषय के साथ जोड़ के पढ़ना है, जिसमें हमको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद हम और जानने वाले ये हैं, ये सब आप देख रहे हैं विशिष्ट हमारे लोग हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है कि इनका विचार क्या है। छत्तीसगढ़ के एक महान दार्शनिक गुरु घासीदास के बारे में भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर हम आगे की ओर बात करें तो हमको देखने को मिलेगा पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में आप देखें तो विश्लेषण है, ज्ञान के प्रति अनुराग की भावना है और इसमें आप देखें तो प्लेटो से स्टार्ट करते हुए आप तरह तरह के दार्शनिकों की बात करते हैं। कोई बुद्धिवाद की ओर अधिक झुका हुआ है, तो कोई अनुभववादी है, कोई संशयवादी है, कोई द्वंद्ववादी है। तो इस तरह से आप देखें तो अलग अलग हमारे पास दार्शनिक हैं और कहीं ना कहीं कोई गणित को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कोई तर्क को ज्यादा मानते हैं। तो कुल मिला के आप इन सब विशिष्ट जो हमारे दार्शनिक हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जब आप प्रशासन में जाने वाले होते हैं तो आपको नैतिकता से लेकर भ्रष्टाचार तक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि नैतिकता आपके लिए क्या है, आपके लिए विधि क्या है, आपके लिए सुशासन क्या है। और वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है पारदर्शिता का अभाव, भ्रष्टाचार की समस्या,
इन समस्याओं पर आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस करने का पूरा पूरा मौका आपको दिया जाता है। और ये बड़े सवाल आते हैं जिसमें आपको वर्तमान के एग्जाम्पल्स को लेकर कैसे आप सुशासन ला सकते हो, कैसे आप नवाचारी प्रयास कर सकते हो, तो इन आधारों पर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ पर खींच सकते हो। तो ये बात हो गई परिचय की कि आपको भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। आइए और आगे बात करते हैं। अगर हम शब्द सीमाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 75 नंबर का यहाँ पर पार्ट 1 होता है, जिसमें कि जो खंड 1 रहता है इसमें 2 अंक के टोटल 8 सवाल आते हैं, जिससे कि आपको 16 नंबर मिलने वाले हैं। और अगर आप देखें तो इसकी शब्द सीमा जो है 30 शब्द होती है। इसका मतलब है लगभग आपको 3 लाइन तो कम से कम लिखना ही है। उसके बाद अगर आप खंड 2 की बात करते हैं तो खंड 2 में जो है आपको 4 नंबर के सवाल मिलते हैं। ये जो 4 नंबर के सवाल होते हैं इसके लिए आपको शब्द सीमा मिलती है 60 शब्द, मतलब 6 लाइन के आसपास लिखना है। और 4 नंबर के आपको 5 सवाल मिलेंगे दर्शन शास्त्र के। इसका मतलब यह है कि आपको 20 नंबर 4 नंबर वाले सवालों से मिलने वाले हैं। अगर आप खंड 3 की बात करते हैं तो खंड 3 में आपको जो है अधिकतम 8 नंबर का सवाल मिलेगा, और इसमें आपको 100 वर्ड प्रयोग करना है अधिकतम, मतलब लगभग 10 लाइन। और ये 3 सवाल आएंगे, अर्थात 24 नंबर के सवाल आपको 8 नंबर वाले सवाल से मिल सकते हैं। खंड 4 में जो है इस खंड का प्रश्न नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर भाग 2 का प्रश्न मिलता है। जो आखिरी खंड है खंड 5, जो कि आपको 15 नंबर दिलाता है। 175 शब्द यहाँ पर शब्द की सीमा होती है, ये हमको जानना है। तो इस तरह से अगर आप नंबर का डिवाइडेशन करते हैं तो आपको समझ में आता है कि पूरे 75 मार्क्स आपको दर्शन शास्त्र से मिलने वाले होते हैं। कुछ और बातें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम दर्शन शास्त्र का पेपर दिलाते हैं तो हमको वहां की परिस्थिति को भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा दिन है और तीसरे दिन का जो आपका लास्ट सेशन है, दूसरा सेशन है, उसमें हम कहीं ना कहीं थके हुए माइंड के साथ रहते हैं, जोश हमारा उतना ही रहता है। और उस दौरान आपको एक सामान्य व्यक्ति से हटकर दार्शनिक बातें करनी होती है। इसको कहीं ना कहीं एनालिसिस करते समय हमको समझ में आता है कि सामान्य बातों से हट के हमको दार्शनिक बातें करनी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है कि कहीं हम ज्यादा सरल तो नहीं हो गए। ज्यादा सरल से तात्पर्य यह है कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं कि जो दर्शन से पूरे पूरे हटके हैं। तो मेरा मानना है यहाँ पर कि आप सरल शब्दों के बजाय कहीं ना कहीं तत्समी वर्ड को यहाँ पर ज्यादा महत्व दें, संस्कृत निष्ठ शब्दों को थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग करें। पहली बात तो यह है, अगर आपको ज्यादा नंबर गेन करना है तो। दूसरी बात है यहाँ पर जो भी आपका कोटेशंस हैं, जो कोटेशन संस्कृत में दिए गए हो सकते हैं या कोई बड़े दार्शनिक का है, उस कोटेशन से अगर अपनी बात को शुरुआत करें या उस कोटेशन से अपनी बात को अंत करें तो भी कहीं ना कहीं आपका उत्तर जो है कहीं ना कहीं एक अलग वे में झलकता है कि हाँ आपने कुछ अलग टाइप से लिखने का प्रयास किया है। तीसरी बात जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है आपका पॉइंट का प्रयोग। ऐसे कई प्रश्न रहेंगे जहां पर 4 उदाहरण दीजिए, 4 प्रकार बताइए, 6 प्रकार बताइए, 8 प्रकार बताइए। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, पॉइंट वाइज जितने बोले हैं उस पॉइंट को आप लिख दीजिए। तो हमने कई वर्षों का जब एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि उसमें डायरेक्ट पूरे के पूरे नंबर मिल गए हैं। अगर चौथी बात आप देखें तो इसमें यह समझ में आता है कि शब्द सीमा से आप पार ना जाइए। शब्द सीमा से पार अगर आप जाएंगे तो भी आपको नंबर कम मिलता है। आप जो है ज्यादा घुमाने फिराने का प्रयास ना कीजिए, कम से कम आप लाइन और लेंथ में जो है उन चीजों को बताने का प्रयास करें तो आपको एक अच्छा नंबर मिला है। जनरली आप देखें तो 75 नंबर में अगर आप 50 से ज्यादा नंबर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इस पेपर में आप बहुत आगे निकल जाते हैं। और एक अगर आप देखें तो 40 से ऊपर आप पा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही सिंपल वर्ड का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है आपको 30 से 35 नंबर भी मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हर क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर आप गलत लिखते हैं। कुछ अपने अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको कि 8 में 2 नंबर भी मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको 8 में 5 नंबर में होते हैं। चीजों को यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है समझना। सबसे पहले आप अपनी सरल भाषा में समझ लीजिए और इस सरल भाषा को समझने के बाद कुछ विशेष मानक शब्दों का आप प्रयोग कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है रचनात्मक रूप से आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा। जैसे कि हम मेंस की क्लास में भी पढ़ भी उसी एंगल से रहे कि आपको जो है पूरा पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है। तो आपको जिस चीज को वहां पर रिप्रेजेंट करना है वो चीजें अगर आपको पता हो तो आप ज्यादा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट भी करेंगे और ज्यादा अच्छा नंबर भी लाएंगे। ठीक, तो इन बातों को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और उसके आधार पर अगर आप अपने आप को वहां पर प्रेजेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेटर नंबर मिलेगा। आइए अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर की। 2018 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, जो कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। सीजीपीएससी के इस क्वेश्चन पेपर में हम देखें तो हमारे पास जिस कैंडिडेट का पेपर है उसमें आप देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है और कैसे कैसे नंबर मिले हैं। आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि इस एक पेपर को 3 लोगों के द्वारा जांचा जाता है और उसके बाद जो औसत नंबर मिलता है उसी औसत नंबर को आपको जो है यहाँ पर दिया जाता है। ठीक, ये बात आप समझ गए हैं। तो कहीं ना कहीं 3 हाथों से गुजरने के बाद ये मार्क आपको गेन होते हैं। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि जिस पीएससी की आप बात कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको पूरा पूरा छानने के बाद एक अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।
तो निश्चित रूप से इसमें मेहनत की जरूरत होगी, अनुभव की जरूरत होगी। जैसे कि हम दर्शन में पढ़ते भी हैं, मेहनत भी जरूरी है, तर्क भी जरूरी है, गणित भी जरूरी है, बुद्धि की आवश्यकता होगी। और इन सभी तथ्यों को मिलाकर आप एक अच्छे आंसर की ओर बढ़ सकते हैं। आइए सीधा एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या थे, कैसे कैसे लिखा गया, क्या क्या लिखना चाहिए था और कैसे कैसे नंबर मिले हैं। हमको 2 नंबर का जो एक सवाल दिखता है, रित के बारे में आया है। रित से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रित? ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया है। हमको ध्यान ये रखना है, सिलेक्शन होने वाले और सिलेक्शन ना होने वाले में कोई विशेष अंतर नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन में या प्रत्येक पेपर में 10-12 नंबर का ही अंतर आता है। 7 पेपर का सवाल है, अगर 10-10 नंबर भी अंतर होता है तो 70 नंबर पीछे हो जाते हैं हम। और वैसे अगर एक क्वेश्चन में एक व्यक्ति को 2 नंबर मिला या 1.5 नंबर मिला और हमको 1 नंबर मिला है तो ऑलरेडी हम यहीं से पीछे ही स्टार्ट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रीत क्या है? जब हम सरल भाषा में पढ़ते हैं कि रीत यहाँ की प्रीत सदा, ऐसा हम गाना भी एक सुने हुए हैं। तो रीत का मतलब ही होता है नियम, जो पहले से प्रचलन में है, जो पहले से मानक नियम है। ऐसा अगर हम एक बार पढ़ लें इन चीजों को सरल भाषा में तो हम ऑलरेडी समझ जाते हैं रीत का मतलब जो पुराना नियम चलते आ रहे हैं, जो मानक नियम चलते आ रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने तो लिखा है, यहां पर इन्होंने बात किया है परिवर्तन से। भगवत गीता का भी एग्जाम्पल यहां पर इन्होंने दिया है। तो इसलिए क्या है, यहां पर जो आंसर एग्जामिनर को चाहिए था वो आंसर मिला नहीं है। इसलिए उन्होंने इसको देखा कि ठीक है, आप रीत के बारे में थोड़ा बहुत तो बता रहे हो, जगत के बारे में, भगवत गीता के बारे में, इसलिए यहां पर 1 नंबर उन्होंने दे दिया है। यहां पर अगर आप देखें तो सिस्टमेटिक आंसर इसका ये होना चाहिए था कि रीत जो है कहीं ना कहीं आपका ऋग्वेद की एक अवधारणा से लिया गया है। इस बात को आप लिखते हैं, ऋग्वेद की अवधारणा से लिया गया है। और रीत का मतलब ही क्या होता है आपका, मानकीय नियम। मानकीय नियम जैसे कि दिन होना, रात होना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, अंधेरा होना, व्यक्ति का जो है बच्चापन से लेकर आपका प्रौढ़ अवस्था की ओर जाना, ये सब क्या है, नियम है। ये नियम क्या कभी चेंजेस होते हैं क्या? नहीं होते। तो अगर आप इन बातों को लिखते कि रीत जो है कहीं ना कहीं ऋग्वेद से संबंधित है, इसके मानकीय नियम से संबंधित है, और इस मानकीय नियम के अनुसार ही क्या होता है, पूरे जगत का संतुलन तैयार होता है, तो ऐसा दर्शन क्या है आपका, रीत है। अगर आप इन बातों को पहले लिखते और उसके बाद ये सब कुछ भी लिख देते तो आपको मेरे हिसाब से कम 1.5 नंबर मिलता। तो यहां पर जो आधा नंबर कटा है इसका कारण यह है कि आपने ऋग्वेद के बारे में और जो इसका अर्थ होता है मानकीय नियम के बारे में, और एक जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कौन सा रीत है आपको दिखता है, दिन का होना, रात का होना, वर्षा ऋतु का आना, ग्रीष्म ऋतु का आना, लगातार जो परिवर्तनशील जगत है वो स्थायित्व का आधार है। तो अगर आप 3 चीजों को लिखते तो हो सकता है आपको पूरा 2 में 2 नंबर भी मिल सकता था। ठीक, तो यहां पर हमने लिखा तो है, इतना ही हमको लिखना था, लेकिन इनके बजाय हमको इन वर्डों को लिखना था तो हमको ज्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक, तो आपने देखा कि कैसे हम आधा से 1 नंबर यहां पे अपना लॉस कर बैठे हैं। गीता के मत में स्थित प्रज्ञ क्या है? ठीक, 2nd नंबर का सवाल है। 2nd नंबर का जो सवाल है आपका, गीता में स्थित प्रज्ञ का क्या अर्थ है? तो यहां पर भी देखिए 1 ही नंबर मिला है। इसमें आप देख रहे हैं काट छाट भी ज्यादा दिख रहा है आपको, और थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि आपको ठीक ठाक राइटिंग बन जाए। हालांकि मैं मानता हूं कि इतने लॉन्ग टर्म में आपको इतना अच्छा राइटिंग बनाते नहीं बनता, समझने के लायक हालांकि है। ये जो कट गया है और शुरुआती आपका पहला ही पेज कटा हुआ दिख रहा है, तो यहां पर से ही एग्जामिनर का माइंड थोड़ा सा अलग हो गया है। तो यहां पर देखिए 1-1 नंबर का पूरा पूरा श्रेणी आपको दिख रहा है। अगर ये काट छाट नहीं होता और सीधा सीधा बताया जाता कि गीता मत में स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है, पहले आपको बता दिया जाता। स्थित प्रज्ञ मतलब यहां पर इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक कंडीशन में, खुशी हो या गम हो, सब में ऐसा रहना। इसी को आपको लिख देना था, प्रत्येक परिस्थिति में आपकी मन और आत्मा का जो प्रकार्य है वो समान अवस्था में रहता। ये थोड़ा एक दार्शनिक भाषा है, जैसे कि मैं प्रकार्य शब्द का यूज कर रहा हूं। कार्य शब्द से बेटर शब्द आपको दिख रहा है प्रकार्य शब्द, तो कहीं ना कहीं यहां पर तत्समी वर्ड है। इस वर्ड को अगर आप पहले लिखते और उसके बाद बताते एग्जाम्पल में कि व्यक्ति के साथ जो भी हो रहा है उसको वो कहीं ना कहीं सत्य का स्वरूप माने, उसको विधाता की मर्जी माने, और उसके साथ साथ केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे और अपने मन को जो है पूरा पूरा, ना तो वो किसी आयोगों में दौड़ाए, ना तो सुख में दौड़ाए, ना ही दुख में दौड़ाए। उसका केवल एक ही मकसद होना चाहिए कि वो, उसका मन क्या है, पूरा एकांत है। ठीक, एकांत चित्त है, उसे परिणामों से कोई मतलब नहीं, उसे केवल अपने कार्यों से मतलब है। उसको जो भी परिणाम मिलेगा उससे निश्चित रूप से उसको संतुष्टि मिलने वाली है। इन बातों को यहां पर लिखना चाहिए था। तो यहां पर जो नीचे की बातें हैं वो तो एग्जाम्पल वाली बातें हैं, इसलिए इनको 1 नंबर मिला है। अगर इसका वो अर्थ लिख देते जैसा कि मैंने आपको बताया तो निश्चित रूप से 1.5 से 2 नंबर मिलते, और आप यहीं पर देख रहे हैं कि 1 से 2 नंबर यहां पर इनका लॉस हो गया है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप बातों को समझ रहे हैं कि कैसे वर्डों का प्रयोग कहां पे करना है और कैसे एग्जाम्पल्स यहां पर आपको लगाने हैं। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 2 नंबर का एक और अगला सवाल है आपका कि प्रतीत्य समुत्पाद से क्या समझते हैं। जब आप इसको बौद्ध धर्म पढ़ते हैं
तो बौद्ध धर्म में इस दर्शन को आप डायरेक्ट समझते हैं कि ये बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है। कई बार आपको प्री में डायरेक्ट पूछ दिया हुआ है सवाल है ये कि प्रतीत्य समुत्पाद दर्शन जो है किस धर्म से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर भी फायदा हो जाएगा, यहाँ पर भी फायदा हो जाएगा। तो प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में भी यहाँ पर केवल एक ही नंबर मिला इनको, जिसको कि हमको 1.5 से 2 नंबर में बदलना चाहिए था। इन्होंने क्या लिखा है, एकदम सरल शब्दों में लिख दिया है कि कोई भी वस्तु बिना कार्य कारण के उत्पन्न नहीं होती, बस इतना लिख दिया है। तो यहां पर आपको शुरुआत में ही बता देना था, बौद्ध दर्शन पहले थोड़ा नीचे बताया है, इसको ऊपर में बता देना था कि ये प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं बौद्ध दर्शन से संबंधित है, जिसमें कार्य कारण की संबद्धता को दिखाया गया है और इसके अनुसार प्रत्येक कार्य का संबंध किसी न किसी कारण से है और इस कारण में अगर सकारात्मक वृत्ति होगी तो सकारात्मक परिणाम होगा, नकारात्मक वृत्ति होगी तो नकारात्मक परिणाम होगा। कोई भी कार्य इस जीवन में बिना मतलब का या बेमेल नहीं है, प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई मंशा छिपी हुई है। इन बातों को आपको लिखना चाहिए था, एक आध एग्जाम्पल दे देना था, जैसे कि व्यक्ति का जन्म, संसार का जन्म कोई ना कोई प्रयोजन या उद्देश्य से विधाता ने या कहीं ना कहीं प्रकृति के रचनाकार ने किया होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है, तो बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। जो आपका दिया है वो जब तक जलते रहेगा तब तक क्या होगा, आपका जीवन सतत होते रहेगा और जिस दिन आपका वो दिया बुझ जाएगा और उस तरह से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इन बातों को हमको समझते हुए एग्जाम्पल के साथ लिखना चाहिए था। शब्द कुछ ज्यादा ही सरल है इसलिए यहाँ पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए 1 नंबर दे दिया गया है। ठीक, और ऐसे चीजों में आपको काटते भी नहीं बनता पूरा, क्योंकि अगर आप दार्शनिक बातों को लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप मन के आवेगों को लिखते हैं, तो इसलिए पूरा काटते बनेगा भी यहाँ पर, ये भी याद रखना। न्याय के दर्शन में प्रमा क्या है, यहाँ पर भी 1 नंबर मिला है। प्रमा के बारे में इनको पहले तो है इसका संस्कृत का जो शब्द का अर्थ होता है ये आपको बताना चाहिए था। उसके बाद बताना चाहिए था कि किस प्रकार का ज्ञान है, इस ज्ञान की क्या विशेषता है, कम से कम 2 बातों को समझाना था, उसके बाद एग्जाम्पल देना था। तो क्या होता है यहाँ पर, ये 1.5 नंबर में फिर से आगे बढ़ सकता था। तो ये जो 1-1 नंबर है ये 1.5 नंबर होना था, तब क्या होता, हम एग्जाम के चयन के प्रोसेस में हम आ जाते। 1-1 नंबर तो आप बड़ी आसानी से पा सकते हो सामान्य शब्द लिख के, लेकिन 1.5 नंबर पाना और 2 नंबर पाना ये कहीं ना कहीं कलाकारी है। ठीक है, हम सब लिखना जानते हैं, लेकिन हमको लिखना ऐसे है कि शब्दों में कसावट हो, गागर में सागर भरने की कला आती हो, और ये एक बार में नहीं आएगा, ये आपको धीरे धीरे रिटन प्रैक्टिस के द्वारा आएगा। कहीं ना कहीं जिन लोगों को इसका अच्छा एक्सपीरियंस है आप उनके नोट से देखिए, तब आपको कहीं ना कहीं एक मजा आएगा लिखने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है आपका प्रश्न नंबर 5 है आपका, योग का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए। इसको कोई भी लिखेगा कि योग क्या होता है, किससे जुड़ाव होता है, आत्मा का शरीर से, आत्मा का मन से जुड़ाव होता है, इसमें कौन कौन सी क्रिया विधि होती है, इसके कौन कौन से मार्ग होते हैं, इसका उद्देश्य कोई भी लिखेगा। योग का उद्देश्य आत्मा की संतुष्टि होती है, शरीर की संतुष्टि होती है, और कहीं ना कहीं आप विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति में भी इसको आप आधार बना लेते हो, ये सब तो हम जानते ही हैं। तो यहां पर क्या करना चाहिए था, योग का अर्थ जो है आपको अलग लिखना था और उद्देश्य अलग लिखना था। 2 उद्देश्य लिखते और 1 अर्थ बता देते। जैसे कि योग का अर्थ समाधि इन्होंने बताया है, और उन्होंने यह बताया है कि भगवत गीता में क्या कहा गया है। तो यहां पर इन्होंने लिखा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप योग का किस शब्द से जुड़ाव है, आत्मा का, परमात्मा का, मन का, ये सबको अगर आप अच्छे से और एक्सप्लेन करते, शब्द इतने ही रहते, तो आपको 1.5 नंबर निश्चित रूप से मिल जाते। यहां पर इन्होंने ये गलती की है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य को परिभाषित कर रहे हैं। जब हम स्पिनोजा के बारे में पढ़ते हैं तो द्रव्य को ही वो सर्वशक्तिमान मानते हैं, वो ठीक है, मुख्य कारक मानते हैं। तो यहां पर आप थोड़ा सा स्पिनोजा के बारे में बता देते कि वो किस प्रकार के दार्शनिक हैं, आधा लाइन उसमें अगर आप बता देते। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी 1 ही नंबर मिला इनको, जबकि 1.5 नंबर हमको मिलना चाहिए था। तो द्रव्य के बारे में इन्होंने बताया है कि स्वतंत्र होता है, सत्ता होता है। तो हम अगर चाहते यहां पर तो एक चित्र बना देते और यहीं पर द्रव्य लिख देते, और इन बातों को तो यही लिख देते, असीमित है, स्वतंत्र है, अलग अलग है, विशिष्ट शक्तियों से युक्त है। अगर हम ऐसा लिख देते और उसके बाद थोड़ा सा अलग टाइप से और बता देते कि द्रव्य ही विशिष्ट है, ज्ञान का सागर है, ये सब चीजें अगर अलग अलग पॉइंट में बताते तो 1.5 नंबर मिलता है। इस चित्र से आपको आधा नंबर और मिल जाता। तो मेरा मानना है कि दर्शन शास्त्र में कुछ ऐसे चित्रों को भी हमको बनाना चाहिए। मैंने कुछ आंसर पेपर देखे हैं, तो जिन लोगों ने ऐसा प्रयोग किया है, कई जगह ऐसा देखा हूं मैं, सब में पूरे 2-2 नंबर उनको मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इन ऐसे डायग्राम्स का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। एक और सवाल है आपका, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ बताइए। यहाँ पर धर्म के संबंध में आप देखें तो अलग अलग अवधारणा है। कोई बोलता है कि हमारा मजहबी धर्म है, तो कोई कहता है धारण करने योग्य जो वाद है, शुद्धता है, जिसमें कि मानवता हो, नैतिकता हो, जो कि समाज के लिए आवश्यक हो, वो वाद क्या है आपका, धर्म है।
तो धारण करने योग्य पवित्र आचरण ही धर्म है। अगर आप ऐसे शब्दों से स्टार्ट करते हैं तो आपको शुरुआत से ही अच्छे नंबर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, धर्म का एक सिंपल सा डिफिनेशन दिया है कि विभिन्न प्रकार के विश्वास हैं, मूल्य है, कर्मकांड है। तो इन्होंने मजहब के बारे में ज्यादा बताया है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इन्होंने, चूंकि काट तो सकते नहीं इसमें क्योंकि आपके आत्मा की भावना है, इसलिए 1 नंबर आपको दिया गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसको समझे रहते हैं जब पढ़ाते समय कि धर्म को किस किस अर्थ में हम यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं, तो एक अर्थ है यहाँ पर धारण करने योग्य पवित्र आचरण की बात कर देते और दूसरा मजहब की बात कर देते, तो आपको पूरा 2 नंबर यहाँ पर मिल जाता। ठीक है, विसिल ब्लोअर कौन है भाई, ये सवाल आया है आपके लिए, 30 शब्द में आया है। इसमें तो पूरा 2 में 2 नंबर ही हमको मिलना चाहिए था। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि विसिल ब्लोअर का जो है एक्ट भी फिलहाल चर्चा में रहा था। विसिल ब्लोअर जो है आपके लगातार जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने वाले लोग हैं। ठीक है, कहां से इस शब्द का कॉन्सेप्ट आया, अगर आप इस बात को लिख देते और कब यहां पर इस अधिनियम को लाया जा रहा है, इन 2 बातों को अगर आप लिख के इन बातों को लिखते तो आपको 1.5 नंबर से ज्यादा नंबर मिलता। ठीक है, तो विसिल ब्लोअर को सब लिखते हैं, लेकिन इस अवधारणा को किस देश से लिया गया है और कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट में हमारा संविधान क्या कहता है, या फिर इसको कब पारित किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कानून है, ये अगर एक लाइन में लिखने के बाद ये सब बताते तो आपको 2 नंबर मिल सकता था। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि गलतियां छोटी छोटी है जिसको कि हम बड़ी आसानी से कर सकते थे, कम से कम मेहनत में हम इसको कर सकते थे। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रत्येक 1 नंबर को 2 नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए था। अगर हम बात 4 नंबर के सवालों की करते हैं तो 4 नंबर के सवालों में आता है कि एक तो यहां पर आप देखें तो लाइन थोड़ा हमको 40 शब्द से ज्यादा दिख रहा है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इन पूरे लाइनों में लिखें, ये भी कोई जरूरी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि आप नीचे से लेकर पूरा धीरे धीरे यहां तक लिख दे रहे हैं, इसमें भी आपका नंबर कट जाएगा। एक अच्छा आंसर वो होता है कि शब्द सीमा को आप पूरा परिपालित करें। जैसे कि यहां पर आपको दिया है 60 शब्द, तो 6 लाइन कम से कम आप लिखिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि ये 60 शब्द तो है ही, ज्यादा ना लिखे फिर भी चल जाएगा, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब यहां पर आपको 4 नंबर में आधा नंबर मिल रहा है। ठीक है, आधा नंबर क्यों मिल रहा है, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार जीव के बारे में आपको बताना था। जैन दर्शन में हम जीव के बारे में इतिहास में भी पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हम दर्शन शास्त्र में पूरा अलग से पढ़ते हैं कि जीव क्या है, किस स्रोत से उत्पन्न हुआ है, पुद्गल की अवधारणा क्या होती है। तो इस पूरी अवधारणा को हमको अलग अलग 2 लाइन में बताना था, तब कहीं आपको 3 नंबर मिल पाते। तो इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि पुद्गल का यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उल्लेख कर दिया है, इसलिए यहाँ पर आधा नंबर दे दिया गया है। इस शब्द के कारण इनको आधा नंबर मिल गया है, जबकि इस शब्द के अर्थ को इन्होंने बताया ही नहीं है। ठीक, इसकी विशेषता को बताया नहीं है, तो अर्थ और विशेषता को बताते तो 3 नंबर से ऊपर मिल जाता है। यहाँ पर न्याय के दर्शन में अनुमान की परिभाषा दीजिए और इसके क्या क्या प्रकार हैं। ये जब हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि न्याय में अनुमान क्या है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि न्याय दर्शन का सिद्धांत किससे संबंधित है, न्याय में धारणा क्या है, पूर्वाधारणा क्या है, इनकी बात हम करते हैं और उसके बाद हम अनुमान का चित्रण करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए था, एक जगह पे न्याय के बारे में बता देना था कि न्याय में हमको कौन कौन से आधार चाहिए, और दूसरा हमको अनुमान के कौन कौन से आधार चाहिए। ये चित्र को अगर हम पहले ही दिखा देते तो भी हमको अच्छा नंबर मिल जाता, उसके बाद इन चीजों को हम एक्सप्लेन करते। ठीक है, तो यहां पर चित्रों की पूरी कमी आपको दिख रही है, डायग्राम की पूरी कमी दिख रही है, इसलिए आपको नंबर भी पूरा कम दिख रहा है। ठीक है, मैं यहां पर जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन पेपर लिया हूं जिसमें कम से कम नंबर दिए गए हैं। आपको कई पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर वाले भी दिखेंगे, ताकि आप क्या कर पाओ, कंपेयर कर पाओ कि किस आधार पर यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज नंबर मिलते हैं। अरस्तु के अनुसार कारणता के विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं। अरस्तु को जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो कार्य कारण सिद्धांत हम देखते हैं, तो यहां पर भी हमको क्या करना चाहिए था, इस सिद्धांत का जो मेन मोटो है, 4-5 मोटो कि कारणता सिद्धांत में किस किस प्रत्येक चीज का कोई ना कोई कारण होता है, तो उस कारण के अवधारणा में क्या क्या मिलता है उसको हम बता देते। अरस्तु किस प्रकार के दार्शनिक है इसको थोड़ा सा बता देते। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा अच्छा नंबर, 1 नंबर यहाँ पर और मिल सकता था, क्योंकि 2 नंबर मिला है, यहाँ पर 1 नंबर और मिल सकता था। महात्मा गांधी के एकादश व्रत, ये ऐसा सवाल है जिसमें कि पूरा में पूरा नंबर आपको मिलना चाहिए था, 4 में 3.5 भी नहीं मिलना चाहिए था कि ऐसा सवाल है। महात्मा गांधी के एकादश व्रत को यहाँ पर चूंकि 11 व्रत लिखना चाहिए था, जैसे कि अस्वाद लिखा है इन्होंने, शारीरिक यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, अस्पृश्यता भी स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, सार्वधर्म संभव है, तो कहीं ना कहीं इसको पढ़ने में मजा नहीं आया, इसलिए यहाँ पर नंबर क्या मिला है, थोड़ा सा कम मिला है। ठीक है, वरना यहाँ पर 3 नंबर तो मिनिमम मिलना ही चाहिए था। ठीक है, तो हमको क्या करना है, महात्मा गांधी के जितने भी सिद्धांत है उसको लाइन से लिखना है और स्पष्ट रूप से लिखना है। ठीक, और कोशिश करें अगर आपके पास समय है तो सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में, आस्ते या परिग्रह के बारे में एक एक शब्द आप लिख देते हैं। जैसे कि आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब होता है अतिरिक्त धन का संचय ना करना,
तो इस प्रकार से शब्दों को अगर आप एक्सप्लेन कर दे तो आपको पूरा में पूरा 4 में 4 मिलता है। तो यहाँ पर इन्होंने केवल शब्दों को बताया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नंबर कट गया है। अब देखिए फिर से 4 नंबर में एक ऐसा सवाल आया है कि भ्रष्टाचार के क्या क्या कारण है, और यहाँ पर 2 नंबर मिला है। ऐसे सवाल में अगर हम नंबर खो दें तो हमारा सिलेक्शन जो है निश्चित रूप से डाउन हो जाता है, और हम मैक्सिमम अभ्यर्थी इसी काम को करते हैं। हमने लिख तो दिया है पूरा पूरा भ्रष्टाचार के कौन कौन से कारण है, हमने 6 कारण लिखा है, और हमको क्या लगा कि 3 नंबर तो मिलना ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए कसावट आपको शब्दों में नहीं दिख रहे हैं। इन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत कारण बता दिया, आर्थिक कारण बता दिया है, पारिस्थितिकी का कारण बता दिया है, प्रशासनिक कारण बता दिया है। तो कहीं ना कहीं क्या है, शब्दों को जो है संवेदनात्मक आधार पर ये लिख नहीं पाए हैं, ठीक है। अगर इसी चीज को थोड़ा सा अलग वे में बताते कि भ्रष्टाचार के विभिन्न कारण क्या क्या है, तो आपको बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार एक नैतिक बुराई है जो कि कहीं ना कहीं क्या है, आपका धार्मिक, प्रशासनिक, सामाजिक और जितने भी विशिष्ट वाद हैं इन सब का क्या करता है, खंडन करता है, और जिसके कारण निम्नलिखित है। तो थोड़ा सा एक लाइन का एक परिचय देना था, मेरा ये कहना है, एक अच्छा परिचय दे देना था एक लाइन में। उसके बाद अगर आप यहाँ पर लिखते कि भ्रष्टाचार के कारणों में ये कारण है, हेडिंग दिया गया, अच्छा चीज है यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको आप अलग ढंग से और एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। हालांकि ये जो ऐसा लिखा है इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन 2 ही नंबर मिला है यहाँ पर, है ना। तो अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार में अब थोड़ा सा नैतिकता नाम की चीज को भी आप पहले ला सकते थे, क्योंकि नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, लेकिन अगर उसके अंदर नैतिक सद्गुण और नैतिक आचरण है तो वो क्या है, भूखे पेट सोना पसंद करेगा, लेकिन भ्रष्टाचार ही होना पसंद नहीं करेगा। तो इन सब बातों को आप कर सकते थे। और मेरा मानना यह है कि यहाँ पर भी आप एक चित्र बना देते हैं भ्रष्टाचार के कारण को आधार के रूप में लेते हुए, और उसके बाद आपके पास शब्द सीमा के लिए जगह भी मिल जाता, ठीक। तो निश्चित रूप से आपको 3 नंबर मिलता। सांख्य दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत, इसको भी हम पढ़ते ही हैं, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है। तो सबसे पहले तो आप कार्य कारण सिद्धांत का जो विशिष्ट वाद है उसको आप बताते, और इस वाद का उद्देश्य क्या है इसको आप बताते। तो यहाँ पर देखिए ये 8 नंबर का सवाल है, और 8 नंबर के सवाल में आपको देखेंगे तो थोड़ा जगह कम मिलता है। 80 वर्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर वर्ड आपका 10 लाइन है, मान के चलिए 100 शब्द है। तो यहाँ पर भी मेरा मानना है कि एक आध चित्र का प्रयोग हो जाए, कहीं ना कहीं आप डायग्राम के आधार पर कार्य कारण सिद्धांत को एक्सप्लेन कर पाए, और थोड़ा सा कसावट रहे। देखिए 4 नंबर सुधर के 5 नंबर हुआ है, मतलब सेकंड जांचने वाले या थर्ड जांचने वाले को लगा कि नहीं ये चीजें थोड़ी सी अलग वे में लिखा है इन्होंने, और जैसे कि इसका जो मुख्य कार्य कारण सिद्धांत है ये आ रहा है, इसलिए 1 नंबर बढ़ा भी है। चित्र अगर आप और यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते तो मेरा मानना है कि ये 6 नंबर तक हो सकता था। तो इस तरह से इन्होंने लिखा ठीक है इस बात को, लेकिन थोड़ा सा जो कसावट होना चाहिए, जो रचनात्मक होना चाहिए, वो थोड़ा सा इनको कम नजर आया होगा। स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद है यहाँ पर, जिसको कि आप बहुत ही गहराई से पढ़े होंगे। तो स्पिनोजा का जो सर्वेश्वरवाद है इसमें इनको 4 नंबर मिला है। इसका मतलब यह है कि इनको मजा ही नहीं आया शुरुआत से ही। इसमें भी डायग्राम की कमी है, तो चूंकि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, जब आप क्लास इसका देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको 10 मिनट में ये बात पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसी बात को आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका 8 नंबर का ही, जिसमें फिर से 4 नंबर मिले हैं, और ऐसा सवाल जो कि अंबेडकर जी के बारे में है। अंबेडकर जी को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसे विचारकों के विचार को एक्सप्लेन ना कर पाना या कम नंबर ले पाना निश्चित रूप से हमारी गलती है। 4 नंबर है, ये 6 नंबर होना था। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो जो समानता का सिद्धांत है, इसको आप समानता के सिद्धांत को यहीं पर आप एक्सप्लेन कर देते कि वो कैसी समानता चाहते हैं वो, ठीक है ना। कि वर्ग विभेद है आपका, उसके कारण क्या है, खाई पैदा हुआ था, उस खाई को पाटने के लिए वो समानता के संबंध में जो भी विचार देते हैं, इसको अगर हम यहीं पे एक्सप्लेन कर देते उसके बाद अलग अलग यहाँ पर कंफर्म करते तो ज्यादा अच्छा रहता है ये, ठीक है। उसके बाद है आपका 15 नंबर का जो सवाल है, इसमें 2 सवाल मिलते हैं, 2 में से 1 सवाल आपको बनाना होता है। जैसे कि आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप बताना था आपको, ठीक। यही बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। और मूर्ख प्रत्ययवाद है, किस प्रकार प्रत्ययवाद का खंडन करता है, सॉरी ये क्वेश्चन है। तो इनकी आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। 17 से 18 लाइन है आपके पास, और इसमें भी देखिए केवल 8 नंबर मिले हैं। 15 नंबर में 8 नंबर थोड़ा ज्यादा कम हो जाता है, कम से कम 12 नंबर यहाँ पर मिलना चाहिए, या 10 से ऊपर तो मिलना ही चाहिए। तो 10 से ऊपर नंबर अगर आपको ऐसे सवाल में लाने हैं तो देखिए, अगर आप देखें तो विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए, आप करते क्या है, पूरे सारगर्भित वाक्यांश को आप इसमें शामिल करते हैं। और मेरा मानना है यहाँ पर भी आप जो है कहीं ना कहीं वेन डायग्राम का प्रयोग कर सकते थे, ठीक। शंकर का जो ब्रह्म स्वरूप है उसकी जो मुख्य बातें हैं उसको आप एक जगह लिख सकते थे, उसके बाद इनको आप एक्सप्लेन करते तो आपको ज्यादा नंबर अच्छा मिल सकता था। हालांकि इन्होंने लिखा है इन बातों को कि क्या असीमित है क्या अपरिमित है, इन बातों को इन्होंने लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं डायग्राम की कमी और उत्तर में रचनात्मक कमी, सरल शब्दों का ज्यादा ही प्रयोग कर दिया गया है, तत्समी वर्ड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़े से नंबर कम मिले हैं।
तो इस तरह से हमने दर्शन शास्त्र के इस पेपर को देखकर यह जाना कि तत्समी वर्ड का प्रयोग कीजिए, वेन डायग्राम का प्रयोग कीजिए, प्रश्नों में थोड़ा सा कसावट लाइए, पढ़ते समय सरल शब्दों से आप समझिए, लेकिन लिखते समय उसको अच्छे लेवल में, दर्शन शास्त्र के लेवल में आप लिखेंगे तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो इस वीडियो एनालिसिस में हम यहीं तक बात करेंगे, और अगर अधिक जानकारी आप चाहते हैं या इन प्रश्नों के एक्सप्रेशन को आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसका पूरा जिक्र जो है ऑनलाइन वीडियो में किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, आगे की बात हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।